तो सभी बहनों को नमस्कार और मेरा नाम है अतुल शुक्ला। हम लेकर के आ गए हैं मध्य प्रदेश महिला सुपरवाइजर भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण फ्री क्लास नंबर 4। जैसा कि आपको पता है, पोषण एवं स्वास्थ्य को हम लेकर के चल रहे हैं। यह सब्जेक्ट आपका 55 नंबर का आता है। तो सबसे पहले हम इसी सब्जेक्ट को क्लियर कर रहे हैं। साथ ही साथ में आपको शुक्ला सर की रामबाण पीडीएफ भी मिलने वाली है। इसकी पीडीएफ आपको कुछ दिनों बाद मिलेगी। अभी जो आपके 4 सब्जेक्ट हैं, उनमें से एक सब्जेक्ट की पीडीएफ कंप्लीट हो चुकी है, उसे आप मँगा सकते हैं। आगे उसके बारे में हम आपको बताएँगे। फिलहाल आपको बता दें, ये क्लास नंबर 4 है। इससे पहले 3 क्लास ऑलरेडी हम करा चुके हैं। पोषण एवं स्वास्थ्य के पहला टॉपिक पोषण की डिटेल में आपको जानकारी दे चुके हैं। आज ये लास्ट क्लास है पहले टॉपिक की। इसके एमसीक्यू भी आज लगाएँगे और कल से सेकंड जो आपका टॉपिक है कुपोषण, उसको चालू करेंगे। अगर आपको पीडीएफ मँगाना है तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर मैसेज करके आप पीडीएफ मँगा सकते हैं। स्पेशल सब्जेक्ट इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर की भी पीडीएफ अवेलेबल है मिनिमम प्राइस में, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए हर जगह, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, लेकिन उस हिसाब से व्यूज़ नहीं आ पा रहे हैं। इसलिए आप लोग शेयर ज़रूर करना, हर एक ग्रुप में इसको शेयर करना। फ्री कंटेंट आपको हम ये कंटेंट आपको समझ लीजिए कम से कम 1200-1300 रुपए का मिलेगा, लेकिन हम आपको फ्री में अवेलेबल करवा रहे हैं। तो ये आपका फ़र्ज़ बनता है, सभी बहनों का यह फ़र्ज़ बनता है, इस वीडियो को दूर-दूर तक शेयर करें, सबके पास हर ग्रुप में, स्टडी ग्रुप में इसको शेयर करें, ठीक है? चलिए, अब अपनी क्लास शुरू करते हैं, क्लास नंबर 4 आज की। तो ये हम आपको पूरा पढ़ा चुके हैं, सपोषी पोषण, विषमपोषी पोषण क्लास नंबर 1 में। उसके बाद में आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में पूरा पूरा बता चुके हैं, पूरा समझा चुके हैं। विटामिन्स के बारे में पूरा बता चुके हैं, ये डायग्राम भी आपको हमने पूरा समझा दिया था। ठीक है? अब आगे बढ़ लेते हैं। ये आपको जो है सारणी भी आपको हम पूरा बता चुके हैं, विटामिन के कार्य क्या हैं, ठीक है? और क्विक रिवीजन कैसे करेंगे, इसके लिए आपको हम ये सारणी भी दे चुके हैं, ठीक है? इसको भी समझा चुके हैं। आगे बढ़ लेते हैं। कल हमने वाटर आपका पढ़ाया था और वाटर के आगे आज हम यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। तो वाटर पढ़ा दिया आपका, माइक्रो मिनरल्स क्या होते हैं, मैक्रो मिनरल्स क्या होते हैं, खनिज लवण क्या होते हैं, इनके बारे में भी कल हमने आपको बता दिया था, कैसे-कैसे ये मिलेंगे। ठीक है? ये पोटेशियम, क्लोरीन, सोडियम, कोबाल्ट, जिंक, लोहा, इसके बारे में बता दिया था। मनुष्य की विभिन्न अवस्थाएँ आपको कल पढ़ा दी गई थी। ये शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था कल पढ़ा दिया, युवावस्था, मध्यावस्था, वृद्धावस्था, प्रसवपूर्ण अवस्था ये पढ़ा चुके हैं। गर्भावस्था के 3 चरण जो होते हैं, यहाँ तक कल हमने कंप्लीट करा दिया था, अच्छे से आपको समझा दिया था, ठीक है? एक अलग से प्लेलिस्ट बना दे रहे हैं, उस प्लेलिस्ट में ये सारी वीडियो जाएँगी, महिला परीक्षक वाली, वहाँ पर आप लोग शुरू से लास्ट तक देख सकते हैं। इसके आगे का आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं, थोड़ा-सा बचा रह गया, उसको कंटिन्यू करेंगे। साथ ही साथ में कुछ जो क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं, उनको कवर कराएँगे। अगर आपने ये पूरा पढ़ा है, तो आप देखते ही उन क्वेश्चंस का आंसर देने वाले हैं, ये मेरी गारंटी है, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। अब जो बचा हुआ है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो अब देखिए, किशोरावस्था आपको पढ़ा चुके थे। 16 से 19 तक जो है किशोरावस्था, शायद किशोरावस्था ही रह गई थी आपकी, है ना? हाँ, ये आपको पढ़ा दिया था, ये रह गई थी। किशोरावस्था, किशोरावस्था आप जानते हैं, हमने आपको बताया था 13 से लेकर के जो 19 वर्ष की अवस्था होती है, किशोरावस्था कहलाती है। इसको 2 पार्ट में हमने बाँटा है। पहला है पूर्व किशोरावस्था, जो शुरुआत की किशोरावस्था होती है, 13 से 15 वर्ष तक की जो अवस्था है, उसे हम पूर्व किशोरावस्था कहते हैं। और जो उत्तर किशोरावस्था है, उसे 16 से 19 तक की अवस्था को उत्तर किशोरावस्था माना जाता है। अब देखिए, आपके जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, इसमें कुल 4 सब्जेक्ट हैं, ठीक है? पहला है पोषण एवं स्वास्थ्य, जिसको हम कवर कर रहे हैं। 55 नंबर का 55 क्वेश्चन आने वाले हैं। दूसरा है सामान्य ज्ञान और रीज़निंग, ये भी आपका 55 नंबर का 55 क्वेश्चन आने वाले हैं। तीसरा है मैनेजमेंट प्रबंधकीय गुण, 45 क्वेश्चन 45 नंबर के। चौथा है बच्चे की प्राथमिक देखभाल और शिक्षा, 45 क्वेश्चन 45 नंबर के। टोटल 200 नंबर का आने वाला है और पूरा हम कवर कराएँगे, सबकी पीडीएफ आपको देंगे। फिलहाल आपका ये सामान्य ज्ञान और रीज़निंग, इसकी पीडीएफ अवेलेबल है। इसके अंतर्गत आपको पूरी जीके, जीएस, रीज़निंग और साथ में कंप्यूटर भी आपका पूछा जाता है। तो ये 3-4 सब्जेक्ट की जो पीडीएफ है वो अवेलेबल हो चुकी है। इसको आप मँगा सकते हैं मात्र 39 रुपीज़ में, ये अवेलेबल है, ठीक है? जो कंप्लीट पीडीएफ होगी वो 99 रुपए की होगी, जिसमें आप पूरा महिला परीक्षा का जिस तरह से हम पढ़ा रहे हैं, पूरा पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। फिलहाल सामान्य ज्ञान और रीज़निंग की पीडीएफ अवेलेबल है जो 39 की है, इसे मँगा लीजिए। इसकी तैयारी साथ-साथ में करते चलिए, ठीक है? जब कंप्लीट हम पीडीएफ देंगे तो आपको केवल 60 रुपए पे करने रहेंगे, क्योंकि 39 रुपए आप ऑलरेडी पे कर चुके हो, ठीक है? तो जैसे आप 60 रुपए पे करोगे, पूरा का पूरा पीडीएफ अवेलेबल करवा दिया जाएगा। अभी ये पीडीएफ बना नहीं है, अभी केवल सामान्य ज्ञान, रीज़निंग और कंप्यूटर की पीडीएफ बन गई है, तो उसे आप लोग मँगवा लीजिए। कैसे मँगवाना है वो आपको हम बता देते हैं, देखिए। तो
ये आपको एक नंबर देंगे, ये देखिए ऊपर, हाँ, ये देखिए। तो इसमें क्या है कि आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है 7052547003 इस नंबर पर मैसेज करना है। आपको बताना है सर मुझे महिला पर्यवेक्षक का सामान्य ज्ञान और रीजनिंग का पीडीएफ चाहिए, ठीक है? तो तुरंत आपको वहाँ पर पेमेंट मेथड बता दिया जाएगा, स्कैनर भेज दिया जाएगा, उस पर 39 का आपको पेमेंट करना है और उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर शेयर करना है। तुरंत की तुरंत आपको पीडीएफ अवेलेबल करवा दी जाएगी और वो सामान्य ज्ञान, रीजनिंग और कंप्यूटर की पीडीएफ इस लेवल की है कि आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, चाहे वो आपका एमपीएसआई दीजिए, एसएससी का दीजिए, बैंकिंग का दीजिए, कोई भी एग्ज़ाम आप दीजिए, अगर वो 3 सब्जेक्ट आपके एग्ज़ाम में आते हैं, तो आपके सारे क्वेश्चन सही होंगे, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला, चाहे वो जीके हो, चाहे वो आपका कंप्यूटर हो और चाहे वो आपका रीजनिंग हो, ठीक है? तो ये पीडीएफ आप मँगा सकते हैं। बाकी जिसका एमपी टेट वर्ग 3 मेंस है, वो भी ₹99 में कंप्लीट मेंस का कोर्स मँगा सकता है। कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो इंग्लिश से हो, चाहे वो संस्कृत से हो, कंप्लीट नोट्स आपके ₹99 में एमपी टेट वर्ग 3 मेंस के लिए उपलब्ध है। और सिंगल सब्जेक्ट अगर आप मँगाते हैं वर्ग 2 के लिए तो ₹39 में वर्ग 2 का सिंगल सब्जेक्ट भी अवेलेबल है। कोई भी सब्जेक्ट हो, आपका सोशल साइंस हो, चाहे आपका केमिस्ट्री, फिजिक्स कोई भी सब्जेक्ट हो, आपका ₹39 में अवेलेबल है। तो ये आप मँगा सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके, ठीक है? तो अभी सामान्य ज्ञान वाला मँगवा लीजिए क्योंकि 55 नंबर का है और अभी से कंप्लीट करेंगे तभी कंप्लीट हो पाएगा एग्ज़ाम तक। और आपको बता दें, ये आपका महिला पर्यवेक्षक का जो एडवर्टाइज़मेंट है, वो आपका दिसंबर में ही आ जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है? दिसंबर में ही आने वाला है। अगले 10 दिन में आपको इसका जो नोटिफ़िकेशन है वो आ जाएगा और ये मान के चलिए जनवरी लास्ट में, ठीक है? हो सकता है ग्रुप 5 का बाद में कराएँ, पहले महिला पर्यवेक्षक का करवा दें, ये भी हो सकता है। व्यापम का कोई भरोसा नहीं है। फिर आपके पास फिर टाइम नहीं बचेगा, मात्र 40 से 45 दिन का टाइम देंगे, फिर समय नहीं रहेगा, इसलिए पीडीएफ अभी खरीद लीजिए और कम से कम ये 55 नंबर तो आप कंप्लीट कर ही लीजिए, जो पीडीएफ्स के द्वारा हम आपको अवेलेबल करवा रहे हैं, ठीक है? तो वो आपको मिल जाएगा, उसकी तैयारी आप लोग कर लीजिए। चलिए, अब अपने मेन टॉपिक पर आते हैं, जहाँ से हमने छोड़ा था, वहाँ पर आते हैं, देखिए। तो किशोरावस्था हम आपको पढ़ा रहे थे, ठीक है? तो 2 तरह की किशोरावस्था होती है, 13 से 15 और जिसे हम पूर्व किशोरावस्था कहते हैं और 16 से 19 को हम उत्तर किशोरावस्था कहते हैं। अब देखिए, अब आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि बच्चे का वज़न कितना होना चाहिए, किस उम्र में कितनी लंबाई होनी चाहिए, बालिका की कितनी होनी चाहिए, बालक की कितनी होनी चाहिए, तो इसको हम कवर कर लेते हैं यहाँ पर देखिए। यहाँ से इससे रिलेटेड प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। देखिए, यहाँ पर देखेंगे बालक जो लड़का है, यहाँ पर लड़की है, ठीक है? 1 मिनट। तो यहाँ पर देखिए जन्म के समय कितनी उम्र होनी चाहिए, कितनी ऊँचाई होनी चाहिए, ये आपसे पूछा जाएगा। तो जन्म के समय जो वज़न है, वो आपका 3.3 केजी होना चाहिए, 3.3 किलोग्राम होना चाहिए। ऊँचाई 50.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए बालक की। बालिका की बात करते हैं, वज़न 3.2 किलोग्राम कम से कम होना चाहिए और ऊँचाई 49.9 सेंटीमीटर कम से कम होना चाहिए जन्म के समय। उसके बाद आपसे पूछेंगे कि 3 माह में कितना होना चाहिए, तो 3 माह में वज़न 6 किलोग्राम होना चाहिए, ऊँचाई 61.1 किलोग्राम बालक की होनी चाहिए। बालिका की बात करें तो वज़न कम से कम 5.4 किलोग्राम होना चाहिए, ऊँचाई 60.2 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 6 माह की बात करें, 6 माह में बालक की जो आपका वज़न है वो 7.8 किलोग्राम होना चाहिए, ऊँचाई 67.8 सेंटीमीटर। बालिका की बात करें 7.2 किलोग्राम वज़न होना चाहिए और 66.6 किलो आपकी ऊँचाई होनी चाहिए, ठीक है? ये पूछ लेते हैं आपसे कि बताइए 9 माह के बालक का जो है औसत वज़न कितना होना चाहिए? अब आपने पढ़ा नहीं है तो आपको याद नहीं रहेगा, तो 9 माह के बालक का औसत वज़न 99.2 किलोग्राम होना चाहिए। वहीं ऊँचाई की बात करें तो 72.3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बालिका की बात करें तो 8.6 किलोग्राम होना चाहिए और ऊँचाई 71.1 सेंटीमीटर होना चाहिए। 1 वर्ष वाला आपसे ज़रूर पूछते हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 1 वर्ष की आयु में एक बालक जो लड़का है, उसका वज़न 10.2 किलोग्राम होना चाहिए। ऊँचाई 76.1 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बालिका की 9.5 किलोग्राम जो है वज़न होना चाहिए और 75 सेंटीमीटर ऊँचाई कम से कम होनी चाहिए। तो ये 1 वर्ष तक का हमने आपको बता दिया। ज़्यादातर जो आपके क्वेश्चन आते हैं वो इन्हीं में से आते हैं 1 वर्ष से। अगर थोड़े बहुत क्वेश्चन आपके आगे बढ़ कर के आते हैं तो 5 से 6 वर्ष तक की आयु तक आते हैं। 6 वर्ष से ज़्यादा कभी-कभार 1 आध क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो उसको जब हम प्रैक्टिस करेंगे एमसीक्यू में उसमें कवर कर लेंगे, ठीक है? तो शिशुओं के पोषक तत्वों की जो अनुशंसित दैनिक मात्रा है, मतलब कि डेली कितना पोषक तत्व लेना चाहिए, ये भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बनता है, तो वो भी हम कवर कर लेते हैं, देखिए। तो यहाँ पर आपको पोषक तत्वों के नाम मिलेंगे, जन्म से 6 माह तक कितना होना चाहिए, 6 से 12 माह तक कितना होना चाहिए, यही आपसे पूछते हैं एग्ज़ाम में। तो देखिए, ऊर्जा किलो कैलोरी, ये आपकी कैलोरी में ऊर्जा दी गई है, ठीक है? और जन्म के समय जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो वो आपकी 108 प्रति किलोग्राम की आवश्यकता होती है जन्म से 6 माह तक। एक व्यक्ति को जन्म से 6 माह तक जो ऊर्जा चाहिए, वो 108 प्रति किलोग्राम चाहिए
वहीं अगर 6 से 12 तक की बात करते हैं तो 98 प्रति किलोग्राम चाहिए, यानी अगर एक व्यक्ति का वजन 1 किलोग्राम का है तो उसको 98 ग्राम जो है आपको ऊर्जा जो है आपको देनी होगी। वहीं प्रोटीन की बात करते हैं, अभी देखेंगे तो आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है कि एक व्यक्ति एक बालक है जिसकी उम्र 6 से 12 माह के मध्य में है, उसको कितना प्रोटीन प्रति किलोग्राम चाहिए? ऐसे प्रश्न बनेगा। तो देखिए, प्रोटीन की बात करते हैं तो 2.005 प्रति किलोग्राम शरीर के वजन का चाहिए जन्म से 6 माह के बीच। वहीं 1.65 प्रति किलोग्राम शरीर के वजन का चाहिए अगर 6 से 12 माह के बीच में बालक है। कैल्शियम कितना चाहिए? 500 मिलीग्राम चाहिए और 6 से 12 माह के बीच भी 500 मिलीग्राम चाहिए। विटामिन ए जिसे हम रेटिनॉल कहते हैं, ये कितना चाहिए? तो ये 305 मिलीग्राम से 350 मिलीग्राम से 1200 मिलीग्राम तक चाहिए अगर वह 6 माह का है। 6 माह से ऊपर का है तो 350 से 1200 मिलीग्राम तक चाहिए। 1 साल के बालक को ये बराबर-बराबर चाहिए। राइबोफ्लेविन की बात करते हैं तो ये आपका 65 प्रति किलोग्राम चाहिए शरीर के वजन का और 60 प्रति किलोग्राम चाहिए शरीर के वजन का जब वो बालक 1 वर्ष का हो जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड की बात करते हैं जिसे हम विटामिन सी कहते हैं, तो ये आपका 25 चाहिए और ये भी 25 चाहिए। अगर 1 वर्ष तक का बालक है तो उसे विटामिन सी 25 एमजी चाहिए। विटामिन बी12 साइनोकोबालामिन जिसे हम कहते हैं कोबाल्ट जिसमें धातु पाई जाती है, ये आपको 0.2 चाहिए और 0.2 चाहिए चाहे आपका बालक 6 माह का हो या फिर आपका बालक 1 माह का हो, मतलब 1 साल का हो। तो ये मात्रा भी आपसे पूछी जाती है, तो ये भी आपको याद रखना है। ये सारणी आपको जब हम पीडीएफ अवेलेबल करवाएँगे, तो ये सारणी आप थोड़ा-सा रिवाइज़ कर लेना एग्ज़ाम में जाने से पहले, ठीक है? चलिए, अब नवजात शिशु को स्तनपान के क्या लाभ होते हैं, ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। स्तनपान जो शुरुआत में स्तनपान कराया जाता है, उसमें क्या होता है? तो देखिए, प्रथम 2-3 दिन जो नवदुग्ध है, जिसे हम कोलेस्ट्रम कहते हैं, पीले रंग का जो तरल पदार्थ निकलता है, उसे हम कोलेस्ट्रम कहते हैं। शिशु को पिलाने से प्रतिरक्षी जो तंत्र है, जो इम्यूनिटी सिस्टम है, वो मजबूत होता है, ठीक है? इसीलिए कहा जाता है कि शुरुआत में बच्चे को माँ का दूध ज़रूर पिलाना चाहिए। तो याद रखना, जो पीले रंग का गाढ़ा द्रव निकलता है, उसे हम कोलोस्ट्रम कहते हैं। ये भी आपके एग्ज़ाम में पिछली बार पूछा गया था, 2017 में जब ये वैकेंसी आई थी। आगे बढ़ लेते हैं। अगला है, प्रथम 6 माह शिशु को सिर्फ़ माँ का दूध पिलाना चाहिए ताकि हड्डियाँ मजबूत हों, ठीक है? तो हड्डियों की मजबूती के लिए शुरुआत के 6 माह तक शिशु को सिर्फ़ माँ का दूध ही पिलाना चाहिए क्योंकि कैल्शियम भरपूर मात्रा में मिलती है। अब देखिए, अब यहाँ पर देख लेते हैं 1 से 6 वर्ष तक पोषण एवं स्वस्थ जो आपके बच्चे होते हैं, उनको 1 से 6 वर्ष तक कितना पोषण और कितना स्वास्थ्य चाहिए, कितना वज़न होना चाहिए, कितनी ऊँचाई होनी चाहिए, ये प्रश्न आपका एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, अगर आपकी आयु बालक की आयु 1 वर्ष है, तो वज़न उसका 10.2 किलोग्राम होना चाहिए, ऊपर बताया है आपने। ऊँचाई 76.1 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं बालिका की बात करें तो 9.5 किलोग्राम होना चाहिए, ऊँचाई 75 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर 2 वर्ष का बालक है, तो 12.3 किलोग्राम, ऊँचाई 85.6, बालिका की 11.8 किलोग्राम, ऊँचाई 84.5। 3 वर्ष का बालक है, तो 14.6 किलोग्राम वज़न होना चाहिए, ऊँचाई 94.9 सेंटीमीटर। वजन बालिका का 14.1 किलोग्राम होना चाहिए, ऊंचाई 93.9 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 4 वर्ष का है बालक तो 16.7 यानी 16.7 किलोग्राम वजन होना चाहिए, 102.9 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए। बालिका की वजन 16 किलोग्राम होना चाहिए, 101.6 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए। 5 वर्ष, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, 5 वर्ष वाला पूछते हैं, तो 5 वर्ष की आयु में जो वजन है बालक का वो 18.7 किलोग्राम होना चाहिए, ऊंचाई 109.9 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और अगर बालिका की बात करें तो 17.7 किलोग्राम वजन होना चाहिए, 108.4 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई होनी चाहिए। 6 वर्ष के बालक की बात करते हैं तो 20.7 किलोग्राम वजन होना चाहिए, 116.01 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई होनी चाहिए। बालिका का वजन 19.5 किलोग्राम होना चाहिए और ऊंचाई 114.6 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये 6 वर्ष तक ही आपसे पूछते हैं ऊंचाई और वजन। एक आध क्वेश्चन इधर-उधर पूछेंगे तो उसको हम एमसीक्यू में कवर कर लेंगे, जो आगे आपको हम कराने वाले हैं, ठीक है? तो ये सारणी भी आपको देख करके जाना है। जब पीडीएफ आपको देंगे तो ये सारणी इसमें रहेगी। एग्ज़ाम से पहले एक बार क्विक रिवीजन करके जाना है। ठीक है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर लेते हैं। और आपको बता दिया, एमपीटेट का पीडीएफ अगर आपको चाहिए कंप्लीट तो 99 में, सिंगल सब्जेक्ट वर्ग 2 का चाहिए तो 39 में अवेलेबल है। और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप जानकारी ले सकते हैं 7052547003। ठीक है? और जो आपका ये सामान्य ज्ञान और रीजनिंग वाला है, इसको आप लोग ज़रूर मँगा लीजिए। ये अभी 39 में अवेलेबल है।
और जब आप पूरी पीडीएफ लेंगे तो आपको केवल 60 रुपए पे करने पड़ेंगे, क्योंकि 39 आपने ऑलरेडी पे कर दिया, ठीक है। 99 में कंप्लीट आपको पीडीएफ अवेलेबल कराई जाएगी, चारों सब्जेक्ट की, 1 2 3 4 चारों सब्जेक्ट की, ठीक है। बस स्क्रीनशॉट अपने पास में रखना कि सर हमने 39 पहले कर दिया है, अब 60 रुपीज़ दे करके हम पूरी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन सामान्य ज्ञान और रीजनिंग अभी मंगा लो, अभी से इसकी प्रैक्टिस शुरू कर दो, ठीक है। चलिए, अब कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम यहाँ पर कवर कर ले रहे हैं, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और आपके एग्जाम में आगे भी पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, टोकोफेरॉल के नाम से किस विटामिन को जाना जाता है? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई और विटामिन डी। बताइए, ऊपर आपको हम करा के आए हैं, जिन लोगों ने कल की क्लास ली होगी उन्होंने तुरंत आंसर दे दिया होगा कि सर टोकोफेरॉल जो है वो विटामिन ई का नाम होता है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? विटामिन ई। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर हो जाने वाला है, और बाकी भी विटामिन के नाम आपको याद रखने हैं। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। देखिए, बाद की आयु में सर्वोच्च अस्थि घनत्व प्राप्त करने और ऑस्टियोपोरोसिस के कारण होने वाले अस्थि भंग उनके जोखिमों को कम करने के लिए किसकी पर्याप्त आवश्यकता होती है? कुल मिलाकर के आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो हड्डियों के रोग होते हैं, उनसे बचने के लिए और अपनी हड्डियों को मजबूत करने के लिए, ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग से बचने के लिए किसकी आवश्यकता हमको होती है? पहली क्लास में इसके बारे में आपको बताया था, ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है। ऑप्शन देखें, सोडियम और क्लोराइड की, कैल्शियम और व्यायाम की, आयरन और फॉलिक एसिड की, या फिर आयरन और विटामिन सी की। आइए आंसर देखें। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, यानी कैल्शियम और व्यायाम की आवश्यकता होगी। कैल्शियम आपकी हड्डियों के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है, और ये विटामिन डी से हमको प्राप्त होता है। ये सारी चीज़ें आपको पढ़ा चुके हैं, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, मनुष्य को किस प्रकार की वसा का सेवन करना चाहिए? संतृप्त वसा, यहाँ पर एक और कर लीजिए, आ लगा लीजिए, असंतृप्त वसा, उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो किस प्रकार की वसा का सेवन करना चाहिए? सैचुरेटेड जो वसा होती है या फिर अनसैचुरेटेड फैट होता है? आपको पहले ही बताया है कि जो सैचुरेटेड वसा होती है, यानी संतृप्त वसा जो होती है, वो हमारे लिए उपयोगी होती है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, जो संतृप्त वसा है, ठीक है। पहला आपका ऑप्शन असंतृप्त वसा है, ऑप्शन नंबर बी आपका संतृप्त वसा है, ठीक है, जो हम आसानी से पचा सकते हैं। कुल मिलाकर के ये सोचिए कि जिस वसा को हम आसानी से पचा सकते हैं वो हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है। जो ऑयली फैट्स होते हैं इनको हमें नहीं लेना है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रोटीन की खोज कब की गई थी? आपका एमपी टेट में अभी पूछा गया है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1838 में प्रोटीन की खोज की गई थी। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। ये सारे आपके प्रीवियस एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं, आगे भी इनकी आने की संभावना है। मानव शरीर के संगठक तत्वों में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? याद रखना, वायुमंडल में नहीं पूछ रहा है, मानव शरीर के अंदर पूछ रहा है। तो हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा जो मात्रा है वो जल की होती है, और जल में क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। तो आइए आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए है 18, ऑप्शन बी है 20, ऑप्शन सी 35, ऑप्शन डी 65। आइए आंसर देखिए। प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 65% ऑक्सीजन हमारे शरीर में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आ गया ना कैलोरी वाला क्वेश्चन। अधिक श्रम करने वाले एक पुरुष को प्रतिदिन कितने किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है? 2110 किलो कैलोरी, 2710 किलो कैलोरी, 3570 या फिर 4200 किलो कैलोरी। आइए आंसर देखिए। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2710 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होगी जो व्यक्ति परिश्रम कर रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम एमसीक्यू में कवर कर लेंगे। अगला देखिए, अगला है, गर्भावस्था की तीसरी तिमाही के दौरान एक गर्भवती महिला को कितने ग्राम अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता होती है? कितना एक्स्ट्रा प्रोटीन दिया जाना चाहिए? 9.5, 15.5, 22.02 या फिर 28.02। आइए आंसर देखें। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि 22.2 ग्राम प्रोटीन एक्स्ट्रा दिया जाना चाहिए तीसरी तिमाही के दौरान एक गर्भवती महिला को। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। सारे विटामिन का एक अच्छा स्रोत कौन सा फल होता है जिसमें सारे विटामिन पाए जाते हैं? आम, सेब, पपीता, अमरूद। आइए आंसर देखिए। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पपीता के अंदर सारे जो है आपके विटामिन पाए जाते हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने। 1 से 3 वर्ष के शिशु को दी जाने वाली प्रोटीन की उचित मात्रा क्या है? यानी अगर कोई शिशु 1 से 3 वर्ष का है तो कितनी प्रोटीन दी जानी चाहिए? बताइए। अभी आपको ऊपर ही हम पढ़ा करके आए हैं, जस्ट अभी पढ़ा करके आए हैं। प्रीवियस ईयर में यह प्रश्न पूछा गया है, 2017 में ऐसे प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम में। बताइए, 8 ग्राम प्रतिदिन, 10 ग्राम प्रतिदिन, 12.5 ग्राम प्रतिदिन या फिर 26 ग्राम प्रतिदिन। आइए आंसर देखिए। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, कम से कम 12.5 ग्राम प्रतिदिन 1 से 3 वर्ष तक के शिशु को प्रोटीन दिया जाना चाहिए। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 10।
कौन सा विटामिन शरीर में स्वयं बनता है? ये भी आपका एमपी टेट वर्ग 3 में अभी पूछा गया है, ठीक है? विटामिन बी, विटामिन सी, के और डी या फिर ई? आंसर की बात करें, सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विटामिन के और विटामिन डी हमारे शरीर में स्वयं से बनता है। विटामिन के का उपयोग क्यों होता है? रक्त का थक्का जमाने के लिए विटामिन के का उपयोग होता है। विटामिन डी क्या है? तो विटामिन डी हमें सूर्य की रोशनी से मिलता है, हमारे शरीर के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, त्वचा के द्वारा हमारे शरीर में पहुँचता है और शरीर अवशोषित करके विटामिन डी का निर्माण करता है, ठीक है? तो विटामिन के और विटामिन डी हमारे शरीर में स्वयं से बनता है। इसको बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं है। अगला है 11, तैलीय बीजों का लंबा जीवन काल किस विटामिन के कारण होता है? जो तेली आपके जैसे कि मान लीजिए आपका सरसों हो गया, सोयाबीन हो गया, तो इनका जीवन काल लंबा किस विटामिन की वजह से होता है? विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन डी या फिर विटामिन ई? आइए आंसर देखें। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, यानी विटामिन ए की मौजूदगी की वजह से जो तेलीय बीज होते हैं, सरसों हो गया, अलसी हो गया, तिल हो गया, इनका जीवन काल विटामिन ई की वजह से लंबा जीवन काल होता है। अगला देखिए 12 नंबर, स्तनपान के दौरान गर्भवती महिला को कितने किलो कैलोरी अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है? कोई महिला स्तनपान करा रही, अभी ये भी आपका ऊपर करवा के आए हैं, ठीक है ना? कितनी किलो कैलोरी ऊर्जा चाहिए रहती है? चलिए आंसर देखें। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि 600 किलो कैलोरी ऊर्जा एक महिला को चाहिए जो स्तनपान करा रही है शिशु को, ठीक है? आगे बढ़ लेते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना आपसे निवेदन है सभी बहनों से। देखिए हमारे शरीर के कुल ऊर्जा आवश्यकता में कार्बोहाइड्रेट का भाग कितना है? यानी कि अभी ऑक्सीजन बता के आए हैं, अब कह रहा है कि जितनी ऊर्जा हमको मिलती है, तो कितनी ऊर्जा 100 में से कितनी ऊर्जा हमको कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है? आइए आंसर देखिए। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, यानी 45 से जो 65% ऊर्जा होती है वो हमें कार्बोहाइड्रेट की मदद से मिलती है। सबसे ज़्यादा ऊर्जा हमें कार्बोहाइड्रेट देता है और ये आपको हम क्लास में पढ़ा भी चुके हैं। जिन लोगों ने तीनों क्लास ली है वो आज चौथी क्लास में हर क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। कौन सा विटामिन एंटीऑक्सीडेंट पदार्थ की तरह कार्य करता है? विटामिन बी, सी, डी, ई और सी? बताइए कौन सा ऐसा विटामिन है जो एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विटामिन ई और विटामिन सी हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करता है। 15 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। कौन सा एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित कर देता है? पहली क्लास में आपको जब हम पाचन पढ़ा रहे थे कि भोजन का पाचन कैसे होता है, कौन सा एंजाइम कैसे मिलता है, लार में कौन सा एंजाइम होता है, ये सब पढ़ा चुके हैं। तो उसमें आपको हमने बताया था कि कौन सा एंजाइम है जो स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करता है। माल्टोज एंजाइम, लैक्टोज एंजाइम, एमाइलेज या फिर इनमें से कोई नहीं? आंसर देखें। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो एमाइलेज एंजाइम्स होते हैं वो स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है? तो ये आपके 15 क्वेश्चन थे जो इस सब्जेक्ट से संबंधित थे। ये आपका पहला टॉपिक यहाँ पर समाप्त होता है। क्वेश्चन करा दिया, डिटेल करा दिया, एमसीक्यू करा दिए। इसके अलावा जो आपके शॉर्ट नोट्स होते हैं, जो सारणी वाले नोट्स हैं, वो भी आपको हमने प्रोवाइड करा दिए, ठीक है? इस तरह से आपका पहला टॉपिक समाप्त होता है जो कि आपका पोषण था। कल से सेकंड टॉपिक चलेगा जो कि आपका कुपोषण है। लगभग 7 से 8 टॉपिक आपके पोषण वाले में हैं, जिनको हम कवर करते ही आपका नेक्स्ट जो है शुरू करने वाले हैं, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं कल वाली वीडियो में। इससे पहले इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना सभी दोस्तों के पास। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, वहाँ पर आपके लिए राकेश यादव सर के मैथ्स के क्लास नोट्स, नीतू मैम की इंग्लिश की बुक, ये सारी चीज़ें एनसीईआरटी साइंस, सोशल साइंस उपलब्ध है। वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है? बाकी ये पीडीएफ आप लोग ज़रूर मंगा लेना, ठीक है? और अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि सामान्य ज्ञान और रीजनिंग ये सबसे लास्ट में कराएंगे और शायद करा भी ना पाएँ। ये 3 टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, जिनको हम कराने वाले हैं फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर। और ये चीज़ें जो है सामान्य ज्ञान और रीजनिंग, इसकी अभी की अभी हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दे रहे हैं। इसकी पीडीएफ कंप्लीट हो गई है, 39 रुपीज़ में उपलब्ध है। 55 नंबर की तैयारी अभी से आप करना शुरू कर दीजिए। जब तक हम इसको कंप्लीट कराएंगे ये तीनों को, तब तक आपकी ये 55 नंबर की तैयारी पूरी हो चुकी होगी। तो अभी के अभी इस पीडीएफ को मंगा लीजिए। व्हाट्सएप नंबर हमने आपको बता दिया है, ये आपका ऊपर व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके, व्हाट्सएप करके आप लोग इस पीडीएफ को मंगा सकते हैं, ठीक है? 99 में कंप्लीट मिलेगी, बाद में आपको केवल 60 रुपये देने होंगे और कंप्लीट पीडीएफ आप तक पहुंचा दी जाएगी। चलिए, आपका कोई भी दोस्त मित्र जो भी हो, अगर उन्होंने एमपीटेट का एग्ज़ाम दिया है, वो भी क्वालिफाई कर चुके हैं प्री एग्ज़ाम को, तो मेंस के लिए उनको भी बताइए कि एमपीटेट वर्ग 3 मेंस का कंप्लीट सिलेबस 99 रुपीज़ में सक्सेस जंक्शन क्लासेस पर शुक्ला सर की पीडीएफ में उपलब्ध है, ठीक है? चलिए फिर मिलते हैं कल सुबह। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।